नमस्कार, डीबी लाइव दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दिल्ली में बीजेपी सरकार की बीजेपी पार्टी की जो है लगातार मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में बीजेपी के सांसद जो हैं उनके खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया था, जिस पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिससे आप कह सकते हैं कि उनकी जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। उनका ये कहना था कि एक इंटरव्यू में बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन की जो छवि को खराब करने के लिए जानबूझकर ऐसा बयान दिया था जिससे उनकी छवि खराब हो जाए। उसके बाद उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। यश, क्या सुनवाई हुई है और क्या आदेश दिया है कोर्ट ने? जी धन्यवाद मानसी, देखिए, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं दिल्ली सरकार में, सत्येंद्र जैन, उन्होंने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था राउज एवेन्यू कोर्ट में। और उनका यह आरोप था मानसी कि 5 अक्टूबर 2023 को एक टीवी चैनल में साक्षात्कार के दौरान जो बांसुरी स्वराज हैं, जो भाजपा की सांसद हैं, उन्होंने सत्येंद्र जैन को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जो आपत्तिजनक थी और जिसने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया। सीधे तौर पर सत्येंद्र जैन का यह आरोप है कि बांसुरी स्वराज ने ये जो बयान दिया था मेरे खिलाफ, ये कहीं ना कहीं मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला था। इससे जो मेरी मान है, जो मेरा जो सम्मान है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। और बांसुरी स्वराज का ये मकसद था इस बयान के पीछे कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बयान से राजनीतिक लाभ मिल सके, राजनीतिक हित वो साध सके। तो उनका जो आरोप था मानसी, 5 अक्टूबर 2023 को किसी न्यूज चैनल में उन्होंने एक बयान दिया था, उसका बाकायदा फुटेज लेकर जो है सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। तो उस वीडियो में साफ कहती हुई दिख रही हैं जो बांसुरी स्वराज है, वर्तमान में भाजपा सांसद हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जब सत्येंद्र जैन के घर पर रेड पड़ी थी ईडी की, तो उनके पास से क्या कुछ बरामद हुआ था, उसको लेकर उन्होंने एक जानकारी पेश की थी। और उन्होंने कहा था कि सत्येंद्र जैन के ठिकानों से 3 करोड़ रुपए कैश नगद बरामद हुए थे। इसके साथ ही साथ 1.8 किलोग्राम जो है सोना बरामद हुआ था, ज्वेलरी बरामद हुई थी, और 133 गोल्ड कॉइन्स भी बरामद हुए थे। ये उनका आरोप था। इस पर सत्येंद्र जैन ने आपत्ति जताते हुए जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसका रुख किया था और उन्होंने कहा था कि इससे जो है मेरी छवि को नुकसान पहुंचा है। एक तरह से जो भाजपा की सांसद हैं बांसुरी स्वराज, वो ये चाहती हैं कि मुझे वो भ्रष्टाचारी के तौर पर दिखाएं लोगों के सामने। मैं इसका खंडन करूंगा और इसके लिए मैंने कोर्ट का रुख किया है। और इसको लेकर जब वो राउज एवेन्यू कोर्ट गए थे तो उन्होंने 20 तारीख की, यानी आज की तारीख दी थी मानसी, और आज जो है इसको लेकर सुनवाई हुई है राउज एवेन्यू कोर्ट में। इसको लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो बीजेपी की सांसद हैं उनको समन जारी किया मानसी, और अब इसकी जो अगली सुनवाई है वो 4 जनवरी को होगी। यानी सीधे तौर पर आप देखिए जो बीजेपी की सांसद है वो घिरती हुई नजर आ रही है। जब 4 जनवरी को अगले साल 2025 में एक महीने बाद बमुश्किल जो इसकी सुनवाई होगी, उसमें सत्येंद्र जैन को भी उपस्थित रहना है और बांसुरी स्वराज को भी उपस्थित रहना है। और वहां सत्येंद्र जैन जो अपनी बात कह रहे हैं उसकी पुष्टि के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें भी कहा है कि आप अपने साथ, आप तो रहेंगे ही, आप अपने साथ 2 गवाह भी लेकर आइए और आपका जो बयान है वो रिकॉर्ड होगा और आपके बाकी जो 2 गवाह हैं उनका भी बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि किसी में कोई समानता है या कोई भिन्नता है कि नहीं ये पता किया जा सके। तो एक तरह से जो साल की शुरुआत है वो बीजेपी के लिए, अगले साल दिल्ली में बीजेपी चुनाव है, विधानसभा के चुनाव हैं, और ये जो अगले साल की शुरुआत है, इस समय तो आप देखिएगा जो चुनाव की कवायद है वो कितनी तेज हो जाएगी दिल्ली में। हर पार्टी जो है मैदान पर उतरी रहेगी चुनाव प्रचार के लिए। तो यानी जो साल की शुरुआत होगी वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से खराब, एक तरह से अपशगुन के तौर पर आ गई है कि अब जो बीजेपी की सांसद है बांसुरी स्वराज, वो एक तरह से जो है कोर्ट के इस फैसले की वजह से घिर गई हैं और अब 4 जनवरी को उन्हें वहां पे पेश होना पड़ेगा। ये भले सांसद हैं लेकिन इसके बावजूद जो दिल्ली की जो राजनीति है उस पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता हुआ दिख सकता है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी इस मंशा से आम आदमी पार्टी के लोगों की छवि खराब करने का काम करते हैं, ये बताकर कि ये भ्रष्टाचारी है, इनके पास से ये बरामद हुआ, वो बरामद हुआ। क्योंकि सत्येंद्र जैन का ये कहना था कि आप जो दावा कर रही हैं बांसुरी स्वराज, अगर आप ये बता दें कि ये चीज कहाँ है, ये अगर 3 करोड़ कैश बरामद हुआ तो आप बता दें कि कहाँ है, ईडी बता दे कि जो मेरे घर से गोल्ड बरामद होने की बात कह रही है वो कहाँ है, इसको कर दे तो मैं केस वापस ले लूंगा। लेकिन अभी तक तो है कोई ये ना रकम सामने आई है, ना कोई सोने चांदी के जवाहरात सामने आए, ना सोने के सिक्के सामने आए, जिसका दावा किया जा रहा है कि 133 सोने के सिक्के हैं। तो इसको लेकर जो है अब पूरी बीजेपी जो है घिरती दिख रही है दिल्ली चुनाव से पहले। मान जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बीजेपी सांसद के जो दावे हैं वो बिल्कुल ही जो जब सरकार आती है तो दावे करती है, जो वादे करती है बिल्कुल जुमलों की तरह रहा, और वो उन दावों को साबित भी नहीं कर पाई है। सत्येंद्र जैन ने सीधा सीधा ये बोला था कि
अगर आपके पास कोई सबूत है तो हमें जरूर वो पेश कीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस बीच अब राउज एवेन्यू कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब 4 जनवरी की तारीख दी है, यानी कि दिल्ली के इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं बीजेपी के लिए अब जो है मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। आपको दर्शकों हम बता दें कि लगातार जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं और लगातार वो अमित शाह से मिलने का समय भी मांग रहे हैं। हालांकि अभी तक उनके तरफ से कोई भी इस पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और इस बीच आपको बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली के स्कूल को जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जी हाँ, ये अपने आप में बड़ी खबर है। आज सुबह दिल्ली के स्कूल जो डीपीएस स्कूल में है जो बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और इससे पहले भी कई बार इस तरीके की खबरें सामने आ चुकी हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल लगातार सवाल उठाते रहे हैं और केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। लगातार ये खबरें आ रही हैं, कभी एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी जाती है, कभी अस्पतालों को उड़ाने की धमकी दी जाती है और अब जिस स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं वहां बच्चों को वहां स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे यश? और इस पर अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से प्रतिक्रिया आएगी सामने, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं। मानसी देखिए, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार जो है अमित शाह को घेर रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली की पुलिसिया व्यवस्था है, जो प्रशासन है, वो उनके हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है। और इसको लेकर लगातार केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था जो पहले से बेहतर हो जानी चाहिए थी निर्भया कांड के बाद से, उसके बाद भी 43% की इसमें बढ़ोतरी, इसमें इजाफा देखने को मिला है। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की हार है। जब दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों का आवास यहाँ पर है, आपके तमाम विधायक यहाँ पे रहते हैं, तो फिर आप यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता क्यों नहीं करते? गृह मंत्री के आवास से चंद किलोमीटर दूर ऐसी तमाम घटनाएं हुई है मानसी पिछले 1 साल में। 2024 की अगर बात करें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उसको लेकर एक उन्होंने मैप भी जारी किया था कि अमित शाह के घर से कितनी दूरी पर ये तमाम जो घटनाएं हैं वो हुई थी। तो एक तरह से जो अमित शाह हैं और केंद्र सरकार, ऐसा लग रहा है मानसी की कान में रुई डालकर बैठे हुए हैं। उन्हें जो है इस तरह की जो दिल्ली वासियों की जो चीख है और इस तरह की जो बम धमाकों की ये जो खबरें हैं ये उन तक नहीं पहुंच रही हैं। और अमित शाह तो कान में इस तरह से रुई डाल के बैठे कि ना तो उन पर ये इन चीजों का असर हो रहा है, ना ही वो जो खुद बोलते हैं सदन में वो उन्हें खुद सुनाई देता है। जिस तरीके के बयानबाजी में वो इस बार फंस गए, तो अमित शाह एक तरह से इसमें पूरी तरह से घिरते हुए दिख रहे हैं। चाहे संसद की बात करें, संसद तो आज चलिए अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। वो लोग शुक्र मना रहे होंगे कि चलो अब तो छुटकारा मिला, जैसे तैसे सदन हमने जो है स्थगित करवा लिया, अब इसका अगले साल इस बजट सत्र में मिलेंगे। लेकिन अब जो इंडिया गठबंधन है, अब सड़क पर घेरने की तैयारी में है इनको। और एक मुद्दा यह है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, जिसको लेकर केजरीवाल लगातार गृह मंत्री को घेर रहे हैं। आज की बात करें मानसी, तो आज द्वारका के डीपीएस स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो एक धमकी भरा ईमेल आया, उसको बम से उड़ाने की धमकी मिली। आनन फानन में जब जितने वहां के सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो पहुंचते हैं, वहां पे सर्चिंग डॉग, जांच कर्मियों, पुलिस, वो सब वहां पहुंचे, हालांकि वहां कुछ नहीं मिला। लेकिन आप इसे देखिए, जो अभिभावक हैं, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें तो वो कितना घबराते होंगे कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं और अचानक उन्हें स्कूल से फोन आता है या वो न्यूज पे देखकर आनन फानन में अपना दफ्तर छोड़ के अपने कार्यस्थल को छोड़कर बच्चे के स्कूल की ओर भागते होंगे कि मैं कैसे ना कैसे अपने बच्चे को वापस घर ले आऊं, क्योंकि उसके स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा जो है सवाल भी उठता है, क्योंकि लगातार जो है दिल्ली में इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, स्कूलों को लगातार जो है बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि कोई अराजक तत्व इस तरीके के कॉल कर रहे हैं, तो उन पर रोक लगाने के लिए आखिर केंद्र सरकार कर क्या रही है? तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये उठता है मानसी कि केंद्र सरकार कहां विफल हो रही है, वो कहां पीछे रह जा रही है। अगर उसे कार्रवाई करनी है, वो इतनी ठोस कार्रवाई करे कि ट्रेस करे कि ये ईमेल कहां से आ रही है, कॉल्स कहां से आ रहे हैं, और जहां से भी आ रहे हैं उसकी धरपकड़ की जाए। लेकिन केंद्र सरकार जो है एक तरह से आंख बंद करके, कान बंद करके बैठी हुई है। और इस तरह की धमकियां पहली बार नहीं है मानसी। पिछले 10 दिनों की बात करें, पिछले 10 दिनों में चौथी बार ये दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अभी दिल्ली चुनाव चरम पे हैं, बहुत जो है लोगों की आवाजाही बढ़ जाएगी सड़क पे, आप देखेंगे ऐसा माहौल, चुनावी माहौल रहेगा। उस समय अगर कोई घटना घट जाती है और सामूहिक रूप से जो है लोगों को क्षति पहुंचती है, चाहे वो फिर कोई बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, दिल्ली वासियों को अगर क्षति पहुंचती है तो इसका सीधा जिम्मेदार कौन होगा? अमित शाह होंगे। क्या दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बनने दी दिल्ली वासियों ने उनकी राजनीति को समझकर? इसलिए क्या वो एक तरह से दोहरा रवैया अपना रहे हैं, बदला ले रहे हैं कि आपने मुझे वोट नहीं दिया और दिल्ली में हमारी सरकार नहीं बनने दी, 2.5 दशक से जो हम सूखा झेल रहे हैं? तो क्या इसी के लिए दुर्भावना के तहत उन्होंने जो है कोई कार्रवाई करने से हाथ खड़े कर दिए हैं? केजरीवाल ने तो ये तक आरोप लगाया था मानसी की क्या अमित शाह जो है उन्होंने एक शह देकर रखी हुई है, शाह की शह है उन अपराधियों पर कि भाई मैं गृह मंत्री हूं, मैं गृह मंत्रालय में बैठा हूं, आपको जो करना है आप करें, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या इस तरह की खुली छूट, एक तरह का फ्री हैंड दिया हुआ है? तो आप देखिए, और हाल ही में आपको बताऊं मानसी, एक प्रशांत विहार में जो एक मल्टीप्लेक्स के बाहर बम
धमाके की खबर आई थी, उसी प्रशांत विहार के बाहर एक सीआरपीएफ स्कूल भी है। 20 अक्टूबर को इसी साल, अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात है मानसी, वहां सीआरपीएफ स्कूल के बाहर एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ था। गनीमत रही कि स्कूल के अंदर जब स्कूल संचालित हो रहा था वो बम धमाका नहीं हुआ, स्कूल के बाहर धमाका हुआ और उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था और पूरा जो कैमरा था वो हिलता हुआ दिखा था उस फुटेज में। तो आप समझ सकती हैं कि बच्चों में कैसी दहशत फैल गई होगी और उनके मन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा होगा। लेकिन अमित शाह जो है, उन जिनके हाथों में ये पूरा दारोमदार है कि वो इसको चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, वो पता नहीं किस दुर्भावना के तहत या किस वजह से इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। क्या अमित शाह इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये धमकियों से कहीं कुछ अनहोनी हो जाए उसके बाद ये कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि अगर इसको पहले से इसकी रोकथाम कर दी जाए तो दिल्ली वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। अगर आप गृह मंत्री हो तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ एनडीए शासित राज्यों के गृह मंत्री हो, आप पूरे देश के गृह मंत्री हो और सभी लोगों की जो सुरक्षा है वो उसकी कमान आपके हाथ में है। तो एक तरह से ये दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है मानसी कि दिल्ली वासियों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार अभी तक नहीं चेती है। क्या वो इंतजार कर रही है कि किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाए, तब उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि केंद्र सरकार आखिर इस पर चुप्पी साधे क्यों है। लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है और आम आदमी पार्टी लगातार इस पर केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, बुजुर्गों की बात हो या फिर बच्चों की बात हो। ये अपने आप में बड़ी खबर है क्योंकि लगातार जो है हम आपको दिखाई रहे हैं कि लगातार 10-15 दिन से खबरें ऐसी आ रही हैं कि स्कूलों को सुबह सुबह धमकी दी जाती है। ऐसे में अभिभावकों का क्या हाल होता होगा वो आप सभी जानती होंगी। लेकिन इस बीच अमित शाह की तरफ से इस पर कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। वो अपनी तैयारियों को लेकर लगातार नजर आ रही है और इसी के साथ वो कई लिस्ट जो है अपने उम्मीदवारों की जारी कर चुकी है। इसी क्रम में एक और आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी की है, तो इस लिस्ट में किनको मिली है जगह, आप बताइए यश, किस कौन सा उम्मीदवार जो है और किस सीट से उतारा आम आदमी पार्टी ने? जी मानसी, देखिए दिल्ली चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में अगर कोई पार्टी नजर आ रही है तो वो आम आदमी पार्टी है। बिल्कुल। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे मानसी, उस पर मैं एक और इनपुट देना चाहूंगा और उसके बाद जो आखिरी लिस्ट जारी की है आम आदमी पार्टी ने, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी हम दिल्ली के जो स्कूल हैं उनको जो बम धमाकों की धमकियां मिल रही हैं, जो ईमेल्स प्राप्त हो रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर जो अमित शाह को तो घेरा ही है, उसको लेकर उन्होंने आज सुबह एक ट्वीट भी किया था मानसी। उस पर हम एक बार नजर डालते हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया था। उन्होंने ये कहा है कि आज एक और स्कूल को धमकी मिली है, उसी डीपीएस स्कूल की बात कर रहे हैं मानसी, और कह रहे हैं कि अपराधियों और धमकी देने वालों के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि आज तक धमकी देने वाला कोई पकड़ा ही नहीं गया है। तो सवाल यही उठता है मानसी कि धमकी देने वालों की धरपकड़ क्यों नहीं हो पाई है? केजरीवाल भी यही सवाल कर रहे हैं और इसके पीछे सीधा सीधा जवाब यही है कि अगर अमित शाह पकड़ना चाहें उनको तो उनकी धरपकड़ हो सकती है। यानी एक तरह से उनको शय देकर रखी गई है और छूट देकर रखी गई है और इसीलिए जो उनके हौसले हैं वो इस तरह से बुलंद नजर आ रहे हैं और किसी भी समय कोई अनहोनी हो सकती है। इसका पूरा ठीकरा जो है गृह मंत्री के ऊपर फोड़ा जाएगा। यानी गृह मंत्री एक तरह से अंबेडकर मामले पर तो दलदल में फंसी गए और जितना हाथ पर मारेंगे उतना ही और दलदल में धंसते चले जाएंगे। और दूसरा, दिल्ली चुनाव से ठीक पहले ये दिल्ली सुरक्षा का जो मुद्दा है वो भी गर्माता जा रहा है और केजरीवाल इसको किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। अब जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस पे एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जैसे कि देखा जा रहा है कि लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, सुरक्षा का मामला है तो ये अमित शाह के अंडर में आता है, तब भी वो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि इसका राजनीतिक लाभ उठा सके ताकि लोगों को ये लगे कि दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो इसके जिम्मेदार वही होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, जब बीजेपी ने जब अपना नारा दिया था तो उस पर ही बैकफायर हो गया था। तो ऐसा देखा जा सकता है कि अमित शाह जो इस मामले में चुप्पी साधे हुए तो कहीं ना कहीं उन पर ये बैकफायर कर सकता है। बिल्कुल मानसी, आप देखिए, आप जो कह रही हैं कि अगर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था इस तरह से चरमराई हुई रहती है और रोजाना धमकियां मिल रही हैं किसी अस्पताल को या किसी स्कूल को, तो इसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा आम आदमी पार्टी पर और दिल्ली की जनता ये सोचेगी कि देखो केजरीवाल के शासनकाल में, आतिशी के शासनकाल में, जब आतिशी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है क्या आम आदमी पार्टी पे पड़ेगा और वोटर जो है वो छिटक के बीजेपी की ओर चले जाएंगे। देखिए मानसी, आज का वोटर बहुत समझदार है, आज सोशल मीडिया का दौर है और इसको लेकर जो है केजरीवाल जो है लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं। इसीलिए तो वो बार बार हर अपनी सभाओं में अमित शाह को घेर रहे हैं ताकि दिल्ली वासियों को ये पता चल सके कि दिल्ली में बाकी चीजें तो दुरुस्त हैं, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसका एक दारोमदार जो है केंद्रीय गृह मंत्री के पास है, वो व्यवस्था खराब इसलिए है क्योंकि वो केजरीवाल के हाथों में नहीं है। अगर केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था मेरे हाथों में होती तो देखिए मैं इसको कैसे चाक चौबंद करके रखता। बिल्कुल। तो वो दिल्ली वासियों को ये बता रहे हैं मानसी कि वोटर जो है वो इस सोच में ना रहे कि दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब है और आम आदमी पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के हाथों में है ही नहीं दिल्ली की कानून व्यवस्था। इस बात को केजरीवाल बता रहे हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इसका
एक गलत तरीके से, एक नेगेटिवली ही सही राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में है और उसको वो चुनावों में भुनाएगी भी। और ऐसे जो एक तरह से जो इलिटरेट जो वोटर्स हैं, जिनकी शिक्षा उतनी बेहतर नहीं हो सकी है, जिन्होंने कम आयु में पढ़ाई छोड़ दी, उन अशिक्षित वोटरों को एक तरह से बहकाने का या बरगलाने का काम कर सकती है बीजेपी। तो अब देखिए, सीधे तौर पर केजरीवाल यही बता रहे हैं दिल्ली वासियों को कि इस बहकावे में नहीं आना। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था खराब हुई है तो बीजेपी की वजह से हुई है, इसलिए बीजेपी को जो है आप देख लीजिए इस बार चुनाव में क्या करना है। तो एक तो ये हो गया मानसी। और अब हम जो बात कर रहे थे लिस्ट की जी, जैसा मैंने कहा कि इस बार सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में अगर कोई पार्टी नजर आ रही है तो वो है आम आदमी पार्टी। आप देखिए, कांग्रेस ने भी अपनी हाल फिलहाल में 21 लोगों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन जो बीजेपी है उसने अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की है और अपने जो चुनावी यात्रा थी उसकी शुरुआत में ही वो अंधे मुंह गिर गई थी। तो अब एक आखिरी लिस्ट जारी हुई है, क्योंकि 70 के 70 लोगों के नामों की लिस्ट सभी 70 विधानसभा सीटों पर उन्होंने ऐलान कर दिया था। लेकिन एक जो प्रत्याशी उन्होंने जो है महरौली से अपना नाम वापस ले लिया था, तो उसकी जगह पर महेंद्र चौधरी है, उसको उन्होंने 5वीं और आखिरी लिस्ट में उतारा। यानी टोटल 4 लिस्ट में 70 लोगों के नाम तो थे ही, लेकिन एक के नाम वापस लेने की वजह से आम आदमी पार्टी ने आज जो है उस रिक्तता को, उस खाली स्थान को भरते हुए महेंद्र चौधरी को महरौली से उतारने का निर्णय लिया। यानी सभी सीटों पर एक तरह से इनकी तैयारी जो है पुख्ता हो गई है, सभी उम्मीदवार तय हो गए और अब जो प्रचार है वो भी जारी है। केजरीवाल एक तरफ अमित शाह को भी घेर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ईवीएम का मुद्दा उसको लेकर भी घेर रहे हैं, और साथ ही साथ हर दिन कोई ना कोई हर वर्ग को लेकर अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, कभी महिलाओं को लेकर, कभी महिला सुरक्षा को लेकर, कभी बुजुर्गों को लेकर। तो आने वाले, अभी हाल ही में एक स्कूल का भी उद्घाटन किया था आतिशी ने, तो हर वर्ग का ध्यान भी रखा जा रहा है। केंद्र सरकार को भी घेर रही है आम आदमी पार्टी, और इनका मैकेनिज्म देखिए। और अब दिल्ली चुनाव को लेकर भी जो है 70 विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों पर, माफ कीजिएगा, वहां जो है ये आम आदमी पार्टी अपना प्रचार जारी रखने वाली है। वहीं बीजेपी जो है उसको एक तरह से ऐसा लग रहा है मानसी कि अब ये चुनाव होने से पहले ही वो ये चुनाव हार चुकी है और ये जो 2.5 दशक का सूखा था इसका, ये अब 3 दशक तक बढ़ने वाला है, क्योंकि अगले 5 साल भी जो केजरीवाल है वो अपना स्ट्राइक रेट बरकरार रखने वाले हैं। 2015 में जो उनकी 62 सीटें आई थी, 67 सीटें आई थी, उसके बाद 2020 में 62 सीटें आई, तो अब जो है वो एक तरह से इसको, इस स्ट्राइक रेट को बरकरार रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि तीसरी बार उनकी सरकार बने। और केजरीवाल भरे मंचों से भी ये कह चुके हैं मानसी कि जो मुझ पर जो आरोप लगाए थे बीजेपी ने, अगर दिल्ली वासियों को ये लगता है कि मैं आरोपी था कथित शराब घोटाले मामले में, इसलिए मैंने नैतिकता से इस्तीफा दे दिया है। अब दिल्ली की जो जनता है, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, तो वो अदालत तय करे कि मैं आरोपी हूं कि नहीं हूं। अगर वो ये मानती है कि मैं आरोपी नहीं हूं और मैं दोबारा सीएम के लायक हूं, तो इस बार वो मुझे वोट देकर जिताएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने तमाम जानकारी दी आज दिल्ली की बड़ी खबरों पर। तो दोस्तों, आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।